हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रुपेश कुमार आज फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नई कक्षा लेकर। जिस लास्ट कक्षा में हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि जो प्रस्तावना में हमारे छिपे आदर्श, हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं के छिपे आदर्श के बारे में जान रहे थे और क्या क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य बातें हैं। तो उन्हीं क्रम में हमने जाना था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि भारत में शासन का स्रोत क्या है, जिसमें हमने जाना कि भारत में जो शासन का स्रोत है वो जनता है और किस तरह जनता भारत का शासन का स्रोत है और उसकी किस तरह से आलोचना हुई, केसी वियर का क्या कथन रहा और उसका खंडन भी हमने कैसे किया। उसी क्रम में दूसरी जो मुख्य बात प्रस्तावना हमें बताती है वो बताती है शासन का स्वरूप। शासन का स्वरूप स्वरूप कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, दूसरी बात हमें बताती है कि भारत में शासन का स्वरूप क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो शब्द थे हमने शुरू में आपको बताए थे, आप पढ़ सकते हैं। आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके वहां से देख सकते हैं। तो वहां जब हमने शब्द से पढ़ा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, तो तब जाना था कि जाना था हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो शासन का स्वरूप क्या कैसा हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये भारत का स्वरूप है, शासन का स्वरूप है। एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथनिरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक और गणराज्य के बारे में, जिसके आधार पर हमें स्पष्ट होगा कि भारत में शासन का स्वरूप क्या है। चलिए बिना किसी देरी के हम जानते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है, एक ऐसे देश से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ जानेंगे एक ऐसे देश से जो आंतरिक और बाह्य मामलों में, आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। तो क्या डेफिनेशन होगी, एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, अर्थात पूर्ण रूप से आंतरिक और बाह्य मामलों में अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता रखता है। तो भारत भी एक आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है, अर्थात उसकी अपनी शक्ति, अपनी पावर है, वो स्वतंत्र है पूर्ण रूप से कि वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं, ले सकता है सभी। तो लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं होती हैं, क्योंकि आपका जो समय चल रहा है वो भूमंडलीकरण का समय चल रहा है और भूमंडलीकरण के युग में हम इस ऐसा मानते हैं कि भारत पूर्ण रूप से एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं है। उसके पीछे आलोचकों ने क्या तर्क रखा, उसको तर्क को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को समझ लें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो अर्थ है वो है आंतरिक और बाह्य मामलों में
पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना, अर्थात निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना। आंतरिक मामले कि देश में किस तरह से योजनाएं लागू करनी है, किस तरह के कौन सी योजनाएं लागू करनी है, किस देश से किन नियम कानून से देश में शासन सत्ता चलानी है, वो सब हमारे आंतरिक मामले हैं। बाह्य मामले किस देश से हमें संधि करनी है, किस देश से हमें व्यापार करना है, उन सभी मामलों में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आंतरिक और बाह्य मामले निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसलिए भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। लेकिन आलोचकों ने कुछ ऐसा कहा है कि आज भूमंडलीकरण के युग में भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं रहा है। इसका कारण क्या है, चलिए जानते हैं। तो इसका कारण है, देखिए, आलोचकों के दो मत रहे हैं। सबसे पहले तो भूमंडलीकरण के युग में कुछ मुद्दे ऐसे उभर कर सामने आ रहे हैं जिन पर भारत क्या कोई भी देश स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता। जैसे हम बात करें, एक मुद्दा है आतंकवाद का मुद्दा, आतंकवाद, पर्यावरण, आतंकवाद का मुद्दा, पर्यावरण का मुद्दा, या परमाणु जो हथियार है, परमाणु हथियारों से संबंधित जो निर्णय है, वो आज कोई भी देश स्वतंत्र रूप से इन मामलों में निर्णय नहीं ले सकता। एक कारण। दूसरा कारण, आज भारत जो है बहुत से वैश्विक संगठन जैसे WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WB, वर्ल्ड बैंक, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भारत ऐसे कुछ वैश्विक संगठनों का सदस्य है। और जो देश ऐसे वैश्विक संगठनों के सदस्य होते हैं, उन देशों पर WTO, WB, IMF, WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो ये संगठन है, वो जो भी देश इन संगठनों का सदस्य है, उन देशों पर ये संगठन उनकी आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। उनकी आर्थिक क्रियाओं पर ये संगठन प्रभाव डालते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि उन आर्थिक क्रियाओं में इन संगठनों का सदस्य होने के कारण कोई भी देश एक स्वतंत्र निर्णय कई बार नहीं ले पाता है। ऐसे ही भारत भी इसका एक सदस्य है, इन तीनों का ही सदस्य है। तो ये तीनों ही भारत की आर्थिक नीति पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। लेकिन ये दोनों मत पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, या इन दोनों मत के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं है। अर्थात इन दोनों का आधार देकर हम ये स्पष्ट नहीं कर सकते कि ये पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं है। देखिए, आलोचक मानते हैं इन दोनों आधार पर कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि आतंकवाद, पर्यावरण और परमाणु हथियार, और जो दूसरा आधार बताते हैं WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संगठनों का सदस्य होना, जो भारत के
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को नकारता है। तो देखिए, इन आलोचकों के मत को हम ऐसे खंडन कर सकते हैं कि WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF या किसी भी अन्य जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उन संगठन का भारत स्वेच्छा से सदस्य बना, स्वेच्छा से सदस्य बना हुआ है। और स्वेच्छा से सदस्य बनने के कारण, स्वेच्छा से सदस्य बनने के कारण कि भारत को कहीं ना कहीं इन संगठनों का सदस्य बनने से आर्थिक लाभ मिल रहे हैं। लेकिन यदि ये संगठन भारत को के आर्थिक हित के विपरीत जाए, ये तीनों संगठन या जिन संगठन का भारत सदस्य है कि वो भारत के आर्थिक हित या भारत के हित से विपरीत जाए, तो भारत स्वेच्छा से इनकी सदस्यता छोड़ भी सकता है। तो हम इनके सदस्य स्वेच्छा से हैं, ना कि जबरदस्ती। तो स्वेच्छा से हमने इनकी सदस्यता ग्रहण की है और स्वेच्छा से हम अपने ही इनकी सदस्यता छोड़ सकते हैं यदि ये हमारे लिए हितकारी नहीं रहते। और जो आतंकवाद, पर्यावरण और परमाणु हथियारों का मुद्दा है, देखिए कुछ अपवाद, ये कुछ अपवाद है, इन अपवादों को छोड़ दें तो बाकी सभी मामलों में भारत स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इनमें भी देखिए, पर्यावरण का मुद्दा जो है वो एक नैतिक मुद्दा है, उसमें भी कहीं ना कहीं संपूर्ण मानव जाति का हित छिपा हुआ है। परमाणु हथियार का मुद्दा भी एक मानव जाति के कल्याण की वजह से, और आतंकवाद का मुद्दा भी एक मानव जाति के कल्याण की वजह से संपूर्ण देश, विश्व के सभी देश इन पर स्वतंत्र निर्णय नहीं लेते। क्योंकि यदि परमाणु हथियार के संदर्भ में कोई देश संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर मनमानी करने लगे, तो वो दूसरे देश की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संपन्नता के लिए या किसी दूसरे देश की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हो सकता है, उसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो ये कुछ नैतिक मुद्दे हैं जिनमें संपूर्ण मानव जाति का हित समाहित है। इसलिए इन मामलों को, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भारत आज भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है जिसमें कुछ अपवाद है, लेकिन ये अपवाद 100% सही साबित नहीं होते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनका भारत स्वेच्छा से सदस्य बना हुआ है, कोई किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, और भारत जब चाहे इनकी सदस्यता छोड़ सकता है यदि उसको ऐसा लगता है कि हमारे हितों में बाधा बन रहे हैं। ठीक है। और बाकी ये जो कुछ अपवाद है, ये क्योंकि एक मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति के अस्तित्व के लिए ये मुद्दे वैश्विक मुद्दे हैं जिन पे हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। हमारी क्या सभी देशों की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कोई संयुक्त रूप से इन पर काम करे। तो पहला पॉइंट हमने समझा, तो भारत कैसा है के शासन का स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ज्यादा इसमें कुछ समझाने के लिए था नहीं। नेक्स्ट जो था समाजवाद, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी अर्थात समाजवाद। देखिए पहले तो जान लेते हैं समाजवाद है क्या। तो वो समाजवाद एक ऐसी संकल्पना है जिसमें समानता को महत्व दिया जाता है, संपत्ति के समाजीकरण को महत्व दिया जाता है, मजदूर और वंचित वर्गों के कल्याण को महत्व दिया जाता है, और शोषण की समाप्ति। ऐसा कह सकते हैं कि समाजवाद के 4 तत्व होते हैं।
समाजवाद के चार तत्व हम कह सकते हैं। क्या क्या? संपत्ति का समाजीकरण, संपत्ति का समाजीकरण, संपत्ति का समाजीकरण, समानता को महत्व देना अर्थात समानता, वंचित और मजदूर वर्गों का कल्याण, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण, और शोषण की समाप्ति, शोषण की समाप्ति। शोषण की समाप्ति, ये चार तत्व होते हैं समाजवाद के। अर्थात जहां समाजवाद ये कहता है कि संपत्ति का समाजीकरण हो, या समाजवाद का विचारधारा ये कहती है, ऐसा कहे तो ज्यादा अच्छा है कि समाजवाद की विचारधारा ये कहती है कि संपत्ति का समाजीकरण हो, समानता हो, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण हो और शोषण की समाप्ति हो। तो ये समाजवाद है, ये विचारधारा समाजवाद की विचारधारा है। अब समाजवाद को लेकर दो विचार हमारे विश्व में चले हुए हैं, या दो विचारधारा समाजवाद में चली हुई है, जो दो तरह से किसी भी देश में इन चीजों को स्थापित करना चाहते, तो उनसे संबंधित दो विचारधाराएं, या ऐसा कह सकते हैं व्यवहार में समाजवाद दो रूपों में देखने को मिलता है। एक समाजवाद होता है जिसे हम बोलते हैं मार्क्सवाद, मार्क्सवाद मार्क्सवाद तो व्यवहार में समाजवाद के दो रूप चलते हैं, एक मार्क्सवाद चलता है और एक चलता है लोकतांत्रिक समाजवाद, एक चलता है लोकतांत्रिक समाजवाद। मार्क्सवाद को हम साम्यवाद भी बोलते हैं, मार्क्सवाद को हम साम्यवाद भी बोलते हैं। तो दोनों जो विचार समाजवाद को लेकर व्यवहार में समाजवाद के रूप में चल रहे हैं, वो दोनों क्या है? मार्क्सवाद और साम्यवाद। दोनों का ही उद्देश्य क्या है? दोनों ही समाजवाद के जो रूप है, उनका दोनों का ही उद्देश्य है कि समाज में संपत्ति का समाजीकरण हो, समाज में समानता हो, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण हो और शोषण की समाप्ति हो। दोनों ही जो समाजवाद के रूप है, उनका उद्देश्य समान है, लेकिन दोनों ही समाजवाद के तरीके अलग हैं, दोनों ही समाजवाद के तरीके अलग हैं। यदि हम बात करें मार्क्सवाद या साम्यवाद की, तो मार्क्सवाद या साम्यवाद जो तरीका अपनाता है, वो तरीका अपनाता है वर्ग संघर्ष का तरीका अपनाता है। ये वर्ग संघर्ष का तरीका अपनाता है, क्रांति का तरीका अपनाता है, हिंसा का तरीका अपनाता है। जो मार्क्स समाजवाद का जो मार्क्सवादी रूप है, उसमें संपत्ति के समाजीकरण, समानता, मजदूर वंचित वर्गों का कल्याण और शोषण की समाप्ति, इन सब की स्थापना मार्क्सवाद जहां पर चलता है, वो वर्ग संघर्ष, क्रांति या हिंसा के माध्यम से इनको स्थापित करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में हिंसा किसी भी तरह से नहीं होती। लोकतांत्रिक समाजवाद में इन सब का की स्थापना या इन सब को किसी भी देश में व्यवहार में
लागू करने की कोशिश की जाती है चुनाव के माध्यम से, अर्थात जो लोकतांत्रिक समाजवाद का जो तरीका है इनको अपनाने का, समाजवाद को अपनाने का, वो है चुनाव, संसद के कानून, संसद के कानून और लोक कल्याण, लोक कल्याण। इन तीनों में ही हिंसा की पूर्ण रूप से मनाही है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि समाजवाद या समाजवादी, जो कि भारत एक समाजवाद देश है, जिसके 4 तत्व होते हैं, या समाजवाद की विचारधारा में 4 बातें पाई जाती है: संपत्ति का समाजीकरण, समानता, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण और शोषण की समाप्ति। और इस विचारधारा को लेकर व्यवहार में समाजवाद 2 तरह से पाया जाता है। 2 तरह के समाजवाद के रूप देखने को मिलते हैं, एक मार्क्सवाद या साम्यवाद, एक लोकतांत्रिक समाजवाद। मार्क्सवाद का जो दोनों का उद्देश्य यही है, लेकिन मार्क्सवाद या साम्यवाद जो है वर्ग संघर्ष, क्रांति या हिंसा के तरीकों को अपनाता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद का जो रूप है वो चुनाव, संसद के कानून और लोक कल्याण की नीति को अपनाता है। दोनों के तरीके अलग है लेकिन उद्देश्य एक ही है। अब बात आती है कि भारत में कौन सा समाजवाद है, मार्क्सवादी समाजवाद, मार्क्सवाद या साम्यवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत ने किस समाजवाद को अपनाया है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमने समाजवाद के रूप को जाना और समाजवाद, तो अभी हमने क्या जाना, थोड़ा सा वीडियो में डिस्टरबेंस हो गया था, कोई बात नहीं। तो अभी हमने क्या जाना कि समाजवाद के क्या क्या तत्व होते हैं और समाजवाद का के जो 2 रूप प्रचलित है, मार्क्सवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद, दोनों में अंतर क्या है। तो भारत ने कौन से समाजवाद को अपनाया, यह हमारे सामने एक मुद्दा आता है कि भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है या फिर मार्क्सवादी या साम्यवादी समाजवाद को अपनाया है। तो इस बारे में बात करते हैं, भारत का समाजवाद या भारत में समाजवाद। भारत में समाजवाद का रूप, भारत में समाजवाद का रूप क्या सा है भारत में समाजवाद। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि भारत में समाजवाद का स्वरूप कैसा है, तो आप पूर्ण रूप से एक बात ये कहेंगे कि जो भारत है वो मार्क्सवाद या साम्यवाद के रूप को नहीं अपनाता। तो कौन से रूप को अपनाता है समाजवाद के? कुछ लोग कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाता है। बहुत सी बुक्स में लिखा भी मिलेगा कि भारत में जो समाजवाद का रूप है वो लोकतांत्रिक समाजवाद का रूप है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि भारत में पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। भारत में लोकतांत्रिक जो समाजवाद का रूप है, ये कह सकते हैं कि भारत में समाजवाद का रूप लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है, लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है, लेकिन पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं है। भारत का जो समाजवाद है वो अपने आप में एक विशिष्ट है, अपने आप में विशिष्ट है। भारत का समाजवाद अपने आप में विशिष्ट है। मार्क्सवाद या साम्यवाद को तो हमने बिल्कुल नहीं अपनाया, क्योंकि हम किसी भी रूप से हिंसा को या वर्ग संघर्ष को समर्थन नहीं देते। तो भारत में मार्क्सवाद और समाजवाद को नहीं अपनाया गया, लेकिन भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है, लेकिन पूर्ण रूप से वो भी लोकतांत्रिक समाजवाद को भारत में
नहीं अपनाया गया। तो भारत निकटता इससे रखता है, लेकिन भारत का समाजवाद एक विशिष्ट समाजवाद है जिसका निकटता बेशक लोकतांत्रिक समाजवाद से है। तो विशिष्ट कैसे है, इसके लिए हम जानेंगे एक सुप्रीम कोर्ट ने का जो निर्णय दिया, या सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत के समाजवाद के बारे में बताई। तो एक प्रमुख केस हुआ था, पेन चेंज कर दो, उससे आपको लिखने में भी आसानी होगी, नोट करना इंपॉर्टेंट केस है, डीएस नकारा केस। डीएस नकारा केस, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में समाजवाद के जो रूप को स्पष्ट किया। डीएस नकारा केस 1982। तो देखिए विशिष्ट कैसे है, कैसे सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या की। तो उन्होंने 4 तत्व समाजवाद के भारत में बताए। पहला तत्व बताया आय की असमानता को कम करना। आय की असमानता को कम करना। जबकि समाजवाद में जब हमने पढ़ा तो समाजवाद का एक तत्व हमने पढ़ा था संपत्ति का समाजीकरण। तो भारत में संपत्ति के समाजीकरण को नहीं अपनाया गया। उन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय ने डीएस नकारा केस में कहा कि भारत में समाजवाद को इस अर्थ में लेना चाहिए कि जो आय की असमानता भारत के अंदर है उसको कम किया जाए। दूसरा कि जीवन स्तर की जो असमानता है, जीवन स्तर की असमानता को कम करना। भारत में जो जीवन स्तर की असमानता है उसको कम करना। तीसरा, जो सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय समाजवाद के बारे में बताया कि मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण। और वंचित वर्गों का कल्याण, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण। और चौथा बताया विभिन्न रूपों में जो शोषण प्रचलित है, विभिन्न रूपों में शोषण की समाप्ति। तो डीएस नकारा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय समाजवाद की ये तत्व बताया, जो कि हमने शुरू में भारतीय समाजवाद के तत्व पढ़े, वहां तत्व हमने जाना संपत्ति का समाजीकरण। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय समाजवाद के बारे में स्पष्ट किया डीएस नकारा केस में कि भारत में आय की असमानता को कम किया जाएगा, ना कि संपत्ति का समाजीकरण। दूसरा, समानता की जो बात वहां पर आई थी, क्योंकि पूर्ण रूप से समानता किसी भी देश में नहीं लागू हो सकती, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन स्तर की असमानता को जहां तक हो सके वहां तक कम किया जाए। तीसरा, मजदूर और वंचित वर्ग का कल्याण हो। और चौथा, विभिन्न रूपों में जो शोषण चल रहा है उस शोषण की समाप्ति हो। तो डीएस नकारा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय समाजवाद का रूप इस रूप में प्रकट किया, या भारतीय समाजवाद की जो व्याख्या की डीएस नकारा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये की। तो भारतीय समाजवाद या भारत में जो समाजवाद का रूप है वो मार्क्सवाद और साम्यवादी नहीं है, वो लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है, लेकिन पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक समाजवाद भी नहीं है, अपने आप में एक विशिष्ट है। और विशिष्ट कैसे है, डीएस नकारा केस में ये सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया और भारतीय समाजवाद की विशिष्टता के
लक्षण बताए और भारत में क्या समाजवाद का रूप क्या है उसको स्पष्ट किया। अब यहां एक बात और आती है कि बहुत से लोग या आलोचक जो होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि जब भारत में एनईपी लागू हुई, भारत में जब एनईपी लागू हुई, एनईपी जब भारत में एनईपी लागू हुई, एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति कब आई थी? 1991 में। देखिए आज से 30-32 साल पहले आई, फिर भी नहीं है। नहीं इसलिए है क्योंकि इसके बाद अभी कोई आर्थिक नीति भारत में ऐसी नहीं बन पाई। तो चलिए खैर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसे हम राव मनमोहन मॉडल भी बोलते हैं, राव मनमोहन मॉडल। राव मनमोहन मॉडल इसलिए बोलते हैं कि उस समय नरसिंह राव भारत के पीएम थे और मनमोहन सिंह जी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन जब नई आर्थिक नीति लागू की उस समय ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। तो उस समय नई आर्थिक नीति लाई गई और जब नई आर्थिक नीति भारत में लागू हुई तो आलोचकों ने कहा कि भारत इस नई आर्थिक नीति में भारत में जो समाजवाद है इसको अप्रासंगिक बना दिया है। क्या कर दिया है? अप्रासंगिक बना दिया है, अप्रासंगिक बना दिया है। उनका क्या कारण था कहने का? उनका सुनिए, उनके मत को जानिए। उन्होंने बताया कि एनईपी में 3 बातों को अपनाया गया। एनईपी में 3 बातें अपनाई गई, यहां देख लीजिए। एनईपी में 3 बातें अपनाई गई। एनईपी में 3 बातें अपनाई गई। नंबर 1 उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे लिबराइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उदारीकरण की नीति, निजीकरण की नीति और भूमंडलीकरण। तो क्या बोल देंगे कि एनईपी में इन तीनों को अपनाया गया। निजीकरण को बढ़ावा मिला, भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिला। तो इनके कारण ये कहा गया कि भारत में जो समाजवाद का जो तत्व है, संपत्ति का समाजीकरण और समानता, जो समाजवाद के मुख्य तत्व है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गए और उन्होंने समाजवाद को खत्म किया
पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, क्योंकि जहां जहां प्राइवेटाइजेशन होता है, जहां जहां प्राइवेटाइजेशन होता है वहां वहां पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। तो आलोचकों ने यह आलोचना की कि भारत में जो समाजवाद अप्रासंगिक हुआ, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमने लिबरलाइजेशन और ये इसकी स्पेलिंग गलत होगी, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनको अपनाया। इनके तहत पूंजीवाद को बढ़ावा मिला और समाजवाद का ह्रास हुआ, अर्थात समाजवाद जो है खत्म हुआ। लेकिन ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है, ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि भारत में जो समाजवाद है वो विशिष्ट है। भारत में जो समाजवाद है वो विशिष्ट है। भारत में आय संपत्ति का समाजीकरण, संपत्ति का समाजीकरण, संपत्ति का समाजीकरण और संपत्ति का समाजीकरण और संपत्ति का समाजीकरण ये भारतीय समाजवाद के केंद्र में नहीं है। संपत्ति का समाजीकरण भारतीय समाजवाद के केंद्र में नहीं है, ये केंद्र में नहीं है, क्योंकि डीएस नकारा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण रूप से स्पष्ट किया कि जो भारतीय समाजवाद वो इस पूर्ण रूप से भारतीय समाजवाद पूर्ण रूप से विशिष्ट है, क्योंकि उन्होंने उसमें कहा कि संपत्ति का समाजीकरण न होकर आय की असमानता को कम करना है। समानता की बात ना कहकर जीवन स्तर की जो असमानता है उसको कम करना है। तो संपत्ति का समाजीकरण तो भारतीय समाजवाद के केंद्र में ही नहीं है। जब ये कहे भारत में समाजवाद खत्म हुआ या अप्रासंगिक हो गया, तो भारत में समाजवाद आज भी है, लेकिन वो अपने एक विशिष्ट रूप में है, और उसकी व्याख्या जब हमें करनी हो तो हम सर्वोच्च न्यायालय ने जो डीएस नकारा केस में निर्णय दिया उसकी हम चर्चा करेंगे, या उसकी बातों को हम, उनके प्रावधानों को अपने उत्तर के पक्ष में इन जवाब को देंगे। तो शासन के स्वरूप में हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पढ़ लिया, समाजवादी पढ़ लिया। अब तीसरा टॉपिक होता है पंथ निरपेक्ष का। किसका? पंथ निरपेक्ष का। पंथ निरपेक्ष, यही शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हिंदी ट्रांसलेशन में उसके, इंग्लिश में सेक्युलरी है। अच्छा, पंथ निरपेक्ष क्यों लिखा गया है इसका बताएंगे, लेकिन हम पहले जान लेते हैं पंथ निरपेक्ष क्या होता है। देखिए, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं। दूसरा, राज्य धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं। तीसरी, कि जो सभी धर्म के अनुयायी हैं, सभी धर्मों के अनुयायियों को समानता।
अनुयायियों को समानता, सभी धर्म के अनुयायियों को समानता, मतलब वो धार्मिक रूप से स्वतंत्र है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, क्योंकि भारत का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है। धर्म के आधार पर भारत में किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सभी धार्मिक धर्मों के अनुयायियों को समानता दी जाती है, धार्मिक स्वतंत्रता उसे प्रदान की गई है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि संविधान में किस तरह से भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाया गया है। तो हालांकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य जब से संविधान लागू हुआ तभी से है, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, ये शब्द 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976, जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, अर्थात स्पष्ट तौर पर भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। उससे पहले भी भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी के साथ साथ एक पंथ निरपेक्ष राज्य पहले भी था, क्योंकि भारत के संविधान में समानता की बात कही गई है, समानता की बात कही गई है और समानता को एक मौलिक अधिकार के रूप में भी प्रदान किया गया है। तीसरी बात, भारत में जब आप मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 25, 26, 27, 28, जब हम इन आर्टिकलों को पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि भारत में इन आर्टिकल के तहत, इन भारतीय संविधान के इन आर्टिकल के तहत धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, जिसमें सभी धर्म के अनुयायियों को, सभी धर्म के व्यक्तियों को धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो भारत पहले से ही हम इन दो आधारों पर कह सकते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य रहा है और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे घोषित रूप से पंथ निरपेक्ष बना दिया गया। लेकिन भारतीय राजनीति में, यहां इस बात को जरूर जान लेना है, भारतीय राजनीति में धर्म की अपनी एक विशेष भूमिका है। भारतीय राजनीति में धर्म की एक विशेष भूमिका है। भारत तो हालांकि संविधान के अनुसार तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन भारतीय राजनीति में अगर जो हम व्यवहार में देखें तो व्यवहार में भारतीय राजनीति में या कह लेंगे भारतीय राजनीति में व्यवहार में या व्यावहारिक रूप में धर्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि घोषित रूप से संवैधानिक रूप से देखें भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, लेकिन भारतीय राजनीति में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो जानते हैं। तो सबसे पहले धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका हमें वहां देखने को मिलती है जब चुनाव होते हैं, चुनाव के समय में, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में क्या होता है, धार्मिक मुद्दे उठते हैं,
ठीक है। धार्मिक मुद्दे उठते हैं, उम्मीदवारों का चयन भी, उम्मीदवारों का चयन भी धर्म के आधार पर होता है। और हमारे जो भारतीय लोगों का मतदान व्यवहार भी है, मतदान व्यवहार वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे जानते हैं? जैसे धार्मिक मुद्दे की हम बात करें तो कई बार विशेष संप्रदाय के धर्मवाद को लेकर मुद्दा उठाते हैं। भारत में राम मंदिर अपने आप में एक बड़ा मुद्दा भारतीय राजनीति में रहा। इसके अलावा जब कलकत्ता में चुनाव हुए, वहां पर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा धार्मिक मुद्दा रहा। खैर मैं उन मुद्दों पर नहीं जाएंगे, ज्यादा भी सही नहीं है, क्योंकि नेता लोग हैं, नेता लोग तो अपनी राजनीति चमकाते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से किसी से मतलब नहीं है। अपने धार्मिक के मुद्दों को वो अपने राजनीतिक फायदों के लिए उठाते हैं हर बार, तो उन पर नहीं जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं व्यवहार में धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं, उम्मीदवारों का भी चयन किया जाता है, और कई बार जो जनता होती है वो धार्मिक मुद्दों को ध्यान में रखते ही मतदान करती है। तो मतदान व्यवहार भी हमारा चुनाव में रिजल्ट को प्रभावित करता है। तो धार्मिक मुद्दे इस आधार पर उठते हैं। लेकिन उसके बाद चुनाव के बाद भी देखने में ऐसा पाया आता है कि जब मंत्री परिषद का गठन होता है, तो मंत्री परिषद के गठन के समय में भी, तो जब किसी मंत्री को कोई मंत्रालय दिया जाता है, तो वहां पर भी धर्म अपने आप में एक विशेष भूमिका निभाता है। जैसे हज कमेटी का मुद्दा, अल्पसंख्यक के बारे में हम बात करें तो मंत्री परिषद का जब चुनाव होता है, वहां भी धर्म अपनी भूमिका व्यवहार में कहीं ना कहीं निभाता ही है। इसके अलावा भारत में कई सारे राजनीतिक जो संगठन बने हुए हैं, जो राजनीतिक संगठन या दल जो बने हुए हैं, उनका आधार भी धर्मी है, वो धर्म के आधार पर ही बने हुए हैं। इसके अलावा कि कई सारे जो दबाव समूह है, भारत के अंदर बहुत से दबाव समूह भी हैं जो धर्म के आधार पर बने हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो हालांकि भारतीय संविधान में भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, लेकिन व्यवहार में धर्म अपनी एक विशेष भूमिका भारत में निभाता है। तो लेकिन क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के एक आदर्श नागरिक हैं, तो एक आदर्श नागरिक होने के नाते हम लोगों को इन बातों से ऊपर उठकर वोट डालनी चाहिए, अपने मत का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा मत हमें वो शक्ति प्रदान करता है कि हमारा जो राजा होता है, राजा जिसे हम राजा बनाते हैं अपना, वो हमारे वोट के दम पर बनता है, ना कि किसी रानी के पेट से पैदा होता है। हमारे भारत में संविधान लागू होने के पश्चात जो राजा होता है, हालांकि राजा कोई होता नहीं है, लेकिन हम कहें जो सर्वोच्च पद
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के पद या कोई भी नेता बनते हैं जिन्हें हम सरकार चलाने के लिए चुनते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, तो वो हमारी वोट से चुने जाते हैं, ना कि किसी रानी के पेट से पैदा होते हैं। तो अपने वोट का सही उपयोग हमें करना चाहिए और इन मुद्दों से ऊपर उठकर हमें वोट करनी चाहिए, तो ही हम अपने देश को एक बेहतर देश बना पाएंगे। वास्तव में हमारा देश एक अतुलनीय भारत है और इसे और ज्यादा गौरवान्वित बनाने के लिए हम इन मुद्दों से ऊपर उठकर वोट करें, सरकार बनाएं, तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा और जो देश हित में वास्तव में कार्य होंगे वो सरकारें करेंगी भी, इन मुद्दों को छोड़कर विकास की ओर ध्यान देंगी। ठीक है। अच्छा, कई बच्चों के मन में यह शब्द आ जाता है कि कई शब्द को लेकर एक भ्रांति हो जाती है कि हमने पंथ निरपेक्ष शब्द क्यों लिया, धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं लिया। तो देखिए, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, हालांकि हम जान लेते हैं। चलो, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर क्या है। धर्मनिरपेक्ष, उनके लिए हमें दो शब्दों को पकड़ना होगा। सबसे पहले पंथ और एक धर्म। ठीक है। और इन दोनों का इंग्लिश ही ट्रांसलेशन क्या है, सेक्युलर है, ये जान लीजिए। इंग्लिश में सेक्युलर शब्द लिया है, इंग्लिश में हमने उसे सेक्युलर ही लिया है, हिंदी में ट्रांसलेट पंथ निरपेक्ष किया है। धर्मनिरपेक्ष भी उसका मतलब होता है, लेकिन पंथ निरपेक्ष क्यों लिया, तो थोड़ा सा हम इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं। पंथ और धर्म शब्द में क्या अंतर है, तो देखिए, सबसे पहले जो सेक्युलर शब्द आया वो उसका मतलब होता है, जो रिलीजियन होता है उसका मतलब होता है रिलीजियन से तटस्थता, से तटस्थ, रिलीजन से तटस्थ। और रिलीजन, धर्म क्या है, रिलीजन, रिलीजन क्या है, रिलीजन का मतलब होता है, देखो, रिलीजन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के रेलिगियर शब्द से आया है। रेलिगियर, रेलिगियर शब्द से आया, जिसका मतलब है जोड़ना। लैटिन भाषा के शब्द से आया रेलिगियर, जिसका मतलब है जोड़ना। जोड़ना किसको किससे, ईश्वर को मनुष्य से, या ऐसा कह लो कि आत्मा को परमात्मा से, परमात्मा को आत्मा से, या ऐसे कह लो कि परलोक को इहलोक से, परलोक को इहलोक से, इहलोक या भूलोक। तो सेक्युलर का मतलब क्या, रिलीजन से तटस्थ। और रिलीजन शब्द कहां से आया, रेलिगियर, जिसका मतलब है जोड़ना। किसको किससे जोड़ना, ईश्वर को मनुष्य से, मनुष्य को ईश्वर से, आत्मा को परमात्मा से, इहलोक को परलोक से। ये है रिलीजन, ये रिलीजन है। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं, ये समझ में आ गया हो तो देखिए, भारत में जो एक प्राचीन भाषा रही है वो रही है संस्कृत। संस्कृत, संस्कृत में धर्म शब्द जो लिया गया है धृ धातु से लिया गया है, जिसका मतलब होता है धारण करने से, धारण करने से, मतलब जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, अर्थात कर्तव्य की बात की गई है। कई बार भारत में आपको धर्म की अलग अलग परिभाषाएं मिलती हैं। अशोक के समय में अशोक कहते हैं यही मेरा धर्म है, तो वहां धर्म की बात भी किसे,
उन्होंने धर्म को किस रूप में लिया? धारण करने से। संस्कृत में भी इसका यही उल्लेख मिलता है। और जब हम हिंदू धर्म में जान पढ़ते हैं तो महाभारत में भी मिलता है हमें इसका प्रसंग, क्योंकि एक हिंदू धर्म में एक श्लोक है, ध्यानते इति धर्म, इति धर्म मतलब जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो वो कहीं ना कहीं कर्तव्य की बात की जा रही है। लेकिन पंथ का मतलब होता है रास्ता, रास्ता। और कैसा रास्ता? ईश्वर तक ले जाने वाला, मनुष्य को ईश्वर तक ले जाने वाला रास्ता, ईश्वर तक ले जाने वाला। तो भारत में इस दृष्टि से पंथ निरपेक्ष को हिंदी अनुवाद में लिया गया है, क्योंकि धर्म का कहीं ना कहीं एक अर्थ कर्तव्य से भी है। तो वहां पर अस्पष्टीकरण ना पैदा हो जाए इसलिए पंथ निरपेक्ष लिया। हालांकि आर्टिकल में जहां जहां धर्म शब्द आया है वहां धर्म इंग्लिश में रिलीजियन ही इस्तेमाल किया गया है, और रिलीजन का मतलब मैंने आपको यहाँ समझाया है। बस प्रस्तावना में हमने सेक्युलर का मतलब पंथ निरपेक्ष लिया, पंथ निरपेक्ष लेने का ये कारण। आर्टिकल में जहां जहां धर्म शब्द आया वहां इंग्लिश वर्जन रिलीजियन है, और रिलीजियन का मतलब ये होता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको ध्यान रखेंगे। अब शासन के स्वरूप का चौथा पॉइंट, शासन के स्वरूप का चौथा पॉइंट लोकतंत्रात्मक, 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 डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक। डेमो चलिए, लोकतंत्रात्मक, थोड़ा सा फिर से डिस्टर्बेंस हो गया उसके लिए सॉरी। लोकतंत्रात्मक, तो भारत के जो शासन के स्वरूप में चौथा पॉइंट है वो है लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक, तो लोकतंत्र की पहले हम परिभाषा जान लेते हैं, तो लोकतंत्र होता क्या है इसका अर्थ जान लेते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब है, लोकतंत्र का मतलब है जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, 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 ये लोकतंत्र का अर्थ है। अच्छा, ये परिभाषा जो दी थी, ये परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने, ये जान लेंगे किसने? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन जो यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं अब्राहम लिंकन। और इन्होंने ये स्पीच दी थी, ये गेट्सबर्ग में इन्होंने ये स्पीच दी थी, गेट्सबर्ग स्पीच में इन्होंने ये बात कही थी, गेट्सबर्ग स्पीच में। और अब्राहम लिंकन ने जो ये विचार लिया था ये क्लियोन के विचार से लिया था,
क्लियोन, एक विचारक हुए हैं क्लियोन के विचार से। तो ये जनता के लिए जनता द्वारा शासन अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी है, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति रहे हैं। और गेट्सबर्ग स्पीच में इन्होंने ये परिभाषा लोकतंत्र की दी थी, क्लियोन के विचार से प्रभावित होकर। तो सामान्य अर्थ में ये जानेंगे। तो ये हुआ लोकतंत्र का मतलब, अर्थ। अब लोकतंत्र भी दो तरह से होता है, जैसे समाजवाद दो तरह से था, समाजवाद के दो रूप थे। जैसे समाजवाद के दो रूप थे, ऐसे लोकतंत्र के भी दो रूप होते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र के भी दो रूप होते हैं। जैसे समाजवाद के दो रूप थे, ऐसे ही लोकतंत्र के दो रूप हैं। दो रूप कौन कौन से? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये भी थोड़ा सा जान लेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं, या प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी बोलते हैं। दोनों में क्या है अंतर? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो सत्ता का संचालन है, सत्ता का संचालन स्वयं जनता करती है। सत्ता का संचालन स्वयं जनता करती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। स्विट्जरलैंड में इसका रूप स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्सों में इसका रूप देखने को मिलता था। वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप स्विट्जरलैंड में कुछ रूप में देखने को मिला। तो एक रूप होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो कि अधिकांश, या ये कह लीजिए लगभग सभी देशों में जिसको अपनाया गया है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें क्या होता है कि इसमें जनता स्वयं शासन ना करके चुनाव के माध्यम से शासन के संचालन के लिए एक प्रतिनिधि को चुनती है। किन्हें चुनती है? प्रतिनिधियों को चुनती है। प्रतिनिधियों को चुनती है। तो क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता स्वयं शासन ना करके चुनाव के माध्यम से शासन चलाने के लिए प्रतिनिधियों को चुनती है, वो है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। अब जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो भी दो तरह का। तो हम पढ़ रहे थे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, हमने जाना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और मैं बता रहा था कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो तरह का होता है, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र अगर जो हम देखें तो इंडिया और ब्रिटेन उसका एक एग्जाम्पल है, और मतलब संसदीय लोकतंत्रात्मक इन देशों में। और इसका एक एग्जाम्पल देखें तो यूएसए। अच्छा, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में अंतर क्या होता है? तो संसदीय लोकतंत्र में जो कार्यपालिका है
जो कार्यपालिका और विधायिका है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अध्यक्षात्मक में ये अलग अलग होते हैं। इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका पाई जाती है। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति बोल दे, जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो भारत को राष्ट्रपति को नाम मात्र की कहा गया है कार्यपालिका और प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका कहा गया। जबकि यूएसए के अंदर अगर जो हम देखें वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका नहीं होती, वो वहां पर एक ही कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति ही वहां पर कार्यपालिका का प्रमुख है। और यहाँ जो वास्तविक कार्यपालिका इसका निश्चित कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, व्यवहार में 5 साल देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार जो वास्तविक कार्यपालिकाएं हैं वो 5 साल से पहले भी भंग हुई है। और जो इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है, अर्थात जो कार्यपालिका होती है, मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद का कार्यपालिका ना करके मंत्री परिषद बोलेंगे, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। जबकि अध्यक्षात्मक में ऐसा नहीं होता, वो स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब 1989 के बाद 1990 के दशक में ये माना गया या ये आवाज उठी कि भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को या लोकतंत्र के अध्यक्षात्मक रूप को अपना लेना चाहिए। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि 1990s के दशक में जो क्षेत्रीय दलों का दौर चला उस समय, क्षेत्रीय दलों का दौर, और क्षेत्रीय दल इस स्थिति में उभरे कि उनका प्रभाव उभरने के कारण उनके अच्छे खासे एमपी जीते, जिसकी वजह से गठबंधन के सरकारों का दौर चला। और देखने में पाया गया कि गठबंधन सरकारें बहुत ही कम समय में विघटित हो गई, क्योंकि चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, खर्चीली प्रक्रिया है, समय भी इसमें अधिक लगता है। तो इन कारणों की वजह से ये आवाज उठी कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपना लेना चाहिए। लेकिन हमने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया? उसके कारण है कि हम मानते हैं कि कुछ समय के लिए गठबंधन सरकारों का दौर रहा, जो समय से पहले विघटित भी हुई। लेकिन हम 2000 के बाद की सरकारों को देखें, सन 2000 के बाद की सरकारों को देखें वर्तमान तक, तो उसके बाद जो सरकारें बनी वो उन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। तो कहीं ना कहीं स्थायित्व सरकारों के अंदर आया। 90s के दशक में जो आवाज उठाई गई कि गठबंधन की सरकारें बनी और बहुत कम समय के लिए सरकारें चल पा रही थी, अर्थात अस्थायित्व की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उसकी वजह से कि अध्यक्षात्मक को अपना लिया जाए, तो ये कुछ समय के लिए हमें देखने को जरूर मिला। लेकिन हम 2000 के बाद देखें तो ये समस्या हमारी दूर हो गई। दूसरा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाने के लिए इसके पीछे एक तर्क और दिया जाता है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली जो है वो स्थायित्व है। स्थायित्व की बात मैंने अभी बताया, क्योंकि 90s के दशक में भारत में अस्थायित्व बहुत ज्यादा राजनीतिक
समस्या बन गया। जो पार्टियां गठबंधन, छोटी छोटी क्षेत्रीय दल उभरे, उनकी वजह से गठबंधन की सरकारें आई। और अस्थायित्व, क्योंकि अस्थायित्व, सरकारों का अस्थायित्व संसदीय प्रणाली का एक अवगुण भी बताया गया है। ये इसका एक अवगुण भी है, अस्थायित्व। अस्थायित्व इसका एक गुण भी है। लेकिन हमने देखा कि कुछ समय के लिए अस्थायित्व जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद स्थायित्व सरकारों का दौर चला और 2000 के बाद पूर्ण कार्यकाल के साथ सरकारें चल रही हैं। अच्छा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक बात और आती है, योग्य व्यक्ति की बात और आती है कि योग्य व्यक्तियों का चुनाव इसके अंदर होता है। संसदीय प्रणाली में मैंने जैसे आप पीछे बताया था, धर्म का प्रभाव पड़ता है, तो इस आधार पर भी बात हुई। लेकिन संसदीय प्रणाली जो है, इसका एक फायदा है, क्योंकि अध्यक्षात्मक भारत के अंदर धर्म चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और धर्म के आधार पर वोटिंग होती है, जाति के आधार पर वोटिंग होती है, क्षेत्रों के आधार पर वोटिंग होती है। तो भारतीय राजनीति में धर्म, जाति, क्षेत्र ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में स्थायी सरकार का गठन होता है एक निश्चित कार्यकाल के लिए, और यदि कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति चुन लिया जाए जो धार्मिक या जातिवाद, धार्मिकवाद, धर्मवाद, जातिवाद या क्षेत्रवाद से पूर्ण रूप से ग्रसित हो, या वो कट्टर समर्थन हो किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी क्षेत्र विशेष का, तो उसके जो नीतियां होंगी उन पर इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। और क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की सरकार अस्थायी होती है, तो इसमें स्थायी सरकार को, या जो हम राष्ट्रपति का जो चुनाव चुनेंगे, उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये हो सकता है, स्थायी सरकार की कंडीशन में, कि जो शासक है वो तानाशाही पर उतर सकता है। तो भारत में ये मुद्दे होने के कारण भी हमने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को नहीं अपनाया। और एक सबसे बड़ा कारण कि जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसको सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है, मूल ढांचा। और जब हम केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे, केशवानंद भारती केस, इसमें संविधान संशोधन से जुड़े कई मुद्दे उठे। तो जब हम केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे, तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत केस सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और उन्होंने बताया कि भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, अनुच्छेद 368 के तहत संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। और संसदीय प्रणाली को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान का मूल ढांचा घोषित किया। तो इन कारणों से हमने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को नहीं अपनाया। तो मेरा मानना है शायद कि लोकतंत्र से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आज थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि शासन के स्वरूप को एक ही दिन में समाप्त कर दिया जाए, पूरा टॉपिक को समाप्त कर दिया जाए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब लास्ट शासन के स्वरूप का पॉइंट बचता है गणराज्य। 2 मिनट का और टॉपिक बचा, गणराज्य। गणराज्य इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक।
गणराज्य, इंग्लिश में रिपब्लिक बोलते हैं। तो देखो गणराज्य का मतलब है कि एक राज्य का प्रमुख होगा, राज्य का एक क्या होगा, प्रमुख होगा, ठीक है, राज्य का एक प्रमुख होगा। और ये राज्य का जो प्रमुख है वो वंशानुगत ना होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो राज्य का प्रमुख होगा वो वंशानुगत न होकर कैसा होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाएगा। गणराज्य का मतलब जाने कि राज्य का एक प्रमुख होगा जो वंशानुगत नहीं होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाएगा। अर्थात राज्य का जो प्रमुख होगा, राजा होगा, वो रानी के कोख से नहीं बल्कि जनता की वोट से पैदा होगा, ऐसा कहेंगे। तो मैंने बताया। अच्छा, भारत की यदि हम बात करें तो भारत एक लोकतंत्र के साथ साथ, लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ गणराज्य भी है। लोकतंत्र, भारत ने लोकतंत्र के साथ साथ शासन के स्वरूप में गणराज्य को भी अपनाया है। और ब्रिटेन जो है, मैंने जैसे शासन प्रणाली की बात की थी, संसदीय शासन प्रणाली में, ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र तो है लेकिन गणराज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर सरकारों का चयन लोकतंत्र के माध्यम से होता है, जनता के द्वारा वहां प्रधानमंत्री या मंत्रियों के समूह चुना जाता है, प्रतिनिधियों को चुना जाता है। लेकिन वहां का जो प्रमुख होता है, राज्य प्रमुख, जिसे सम्राट या सामग्री कहा जाता है, सामग्री कहा जाता है, सामग्री, या जिसे ताज बोलते हैं, वहां पर ताज का शासन आपने कई बार सुना होगा। ये वंशानुगत है। को कैसा है वो? वंशानुगत है। कैसा है? वंशानुगत है। अर्थात जहां जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है वहां गणराज्य ना होकर राजतंत्र होता है। कैसा क्या होता है? राजतंत्र होता है, अर्थात राजा का बेटा राजा बनता है। लेकिन ब्रिटेन में क्योंकि लोकतंत्र भी है और वहां पर सम्राट भी होते हैं जो वंश के आधार पर है, राजतंत्र भी है, तो लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो ब्रिटेन के अंदर जो राजतंत्र का स्वरूप है, जो ब्रिटेन में जो राजतंत्र का स्वरूप है वो संवैधानिक राजतंत्र है। कैसा है? संवैधानिक राजतंत्र, अर्थात इस राजतंत्र को संविधान के अनुसार मान्यता मिली हुई है। लेकिन भारत पूर्ण रूप से लोकतंत्र को अपनाता है और गणराज्य को अपनाता है। अर्थात भारत में जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है और गणराज्य पर आधारित है। क्योंकि भारत गणराज्य इसलिए है क्योंकि राजा का प्रमुख जो है वो वंशानुगत ना होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। तो हमने जाना कि शासन के स्वरूप में भारत में शासन का स्वरूप क्या है, कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, समाजवादी देश है, जो अपने आप में एक विशिष्ट समाजवाद को समाये हुए है, समाजवाद का एक विशिष्ट रूप में अपने आप को ढाले हुए है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। ये भारतीय शासन का स्वरूप है। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा तीसरा
हमने भारतीय प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 3-4 खंडों में बांटकर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला खंड शासन का स्रोत देखा, दूसरा शासन का स्वरूप, तीसरा शासन का उद्देश्य और फिर तिथि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक क्लास और बचेगी, उस तीसरी क्लास में प्रस्तावना से जुड़े सभी टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो ये शासन के स्वरूप का सबसे बड़ा टॉपिक था इसमें, तो आज इसको हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें बताती है कि शासन का उद्देश्य क्या है उसको पढ़ेंगे, और थोड़ा तिथि के बारे में भी बात करेंगे कि तिथि क्या दी गई है, और प्रस्तावना में संशोधन का मुद्दा भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।